अनाया प्लीज़ मेरे साथ चलो, उनके पास टाइम बहुत कम है, मिल लो उनसे। जवार ने अनाया को खुद से अलहदा करते हुए कहा। किसको मिल लूँ, किसके पास टाइम कम है? अनाया ने हैरानगी से जवार की तरफ देखा। सभी लोग उनकी तरफ मुतवज्जो थे, तुम्हारी मामा के पास। जवार के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सब पर बम की तरह गिरे। क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? मेरी मामा? अनाया हैरानगी से बोली। तुम चलो, गाड़ी में सब कुछ बताऊंगा। जवार अनाया को हाथ से पकड़कर आगे बढ़ा, फिर रुककर पीछे मुड़कर सबकी तरफ देखा और बोला, मुबारक हो, आज वो सचमुच मर रही हैं, खुश हो जाइए सब लोग। जवार ने सबकी तरफ देखकर कहा और अनाया को लिए बाहर निकल गया। हैदर बाहर की तरफ भागा। सलमा बेगम, मनाल, आमना और हानी भी पीछे भागी। तकरीबन सभी बाहर की तरफ दौड़े सिवाय सुलेमान साहब के। वो मरे कदमों से अपनी जगह से उठे और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात मुझसे तुमने क्यों छुपाई? अनाया सारी बात सुनकर सदमे में थी। अनाया, उसके पीछे कोई वजह थी। जवार ने गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए कहा। वजह? सीरियसली जवार, वजह? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई स्टुपिडिटी सुनूंगी? अनाया गुस्से से बोली। अनाया, बात तो सुन लो, मैंने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? जवार बोला। बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं 10 सालों में अपनी माँ को मरा हुआ समझ रही थी। तुम सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है? मरा हुआ समझ रही थी मैं उन्हें, और तुम पिछले 10 सालों से सब जानते थे। जवार, मैं हर साल में 10 माह यहाँ पाकिस्तान में रहती थी, यहाँ पाकिस्तान में 10 माह, और अगर तुम मुझे बता देते तो क्या हो जाता? एटलीस्ट मैं अपनी माँ के साथ तो रहती। अनाया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। बात तो सुनो। जवार बार बार अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था, मगर अनाया उस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो उसकी किसी भी बात को सुनने को तैयार ही नहीं थी। क्या सुनूं? हाँ, क्या सुनूं? वहाँ अस्पताल में मेरी माँ सच में मर रही है, और मुझे देखो, मैं वहाँ हवेली में सबसे लड़ रही थी। इस वक्त मुझे अपनी माँ के पास होना चाहिए था, और मैं कहाँ हूँ? मुझ जैसी बदनसीब बेटी भी कभी पैदा नहीं हुई होगी। अनाया खुद पर ही तंजिया हंसते हुए बोली। अनाया ने अपना सर सीट पर टिका दिया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। सारा रास्ता दोनों में से कोई कुछ ना बोला, बस अनाया के रोने की आवाज़ ही आती रही। 1 घंटे के मुश्किल सफ़र के बाद जवार ने गाड़ी अस्पताल की पार्किंग में खड़ी की और खुद बाहर निकल आया। अनाया मरे हुए कदमों से बाहर निकली। जवार के साथ चलते अपनी कांपती टांगों को घसीटते हुए वो कॉरिडोर की तरफ बढ़ी। दानियाल बेंच पर बैठा दुआएं कर रहा था। राहील डॉक्टर के पास खड़ा उनसे बातें कर रहा था। अनाया चलती हुई दानियाल के करीब आई। दानियाल भाई, मामा किधर हैं? अनाया ने रोते हुए दानियाल से पूछा। दानियाल, जो सर नीचे किए दुआएं किए जा रहा था। अनाया की आवाज़ सुनकर उसने फौरन सर ऊपर किया। अनाया मेरी बहन। दानियाल ने खड़े होकर अनाया को गले से लगा लिया। आप बताएं, मामा कहाँ है? मुझे मिलना है, मुझे अपनी माँ को महसूस करना है। प्लीज़ बताएं कहाँ है? अनाया हिचकियाँ लेते हुए बोली। अनाया, अपने आप को संभालो, वो अंदर ICU में है, तुम अभी नहीं मिल सकती, थोड़ी देर इंतज़ार कर लो। दानियाल उसे चुप करवाते हुए बोला। पर अनाया ICU से निकलते हुए डॉक्टर के पास भागते हुए गई। डॉक्टर, मेरी मामा कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? अनाया अपने आंसू पोंछते हुए बोली। सभी डॉक्टर के करीब आ गए। देखे, मैं कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, आपकी मरीज़ा के पास बस कुछ ही घंटे हैं। डॉक्टर के अल्फाज सुनकर अनाया लड़खड़ाई। जवार ने उसे थाम लिया। आप में जो अनाया है वो अंदर जाकर मिल ले, क्योंकि मरीज़ा बेहोशी की हालत में बार बार अनाया का नाम पुकार रही है। डॉक्टर कहकर तो चला गया। अनाया, जाओ अंदर। जवार ने अनाया को सीधा खड़ा करते हुए कहा। वो खाली खाली नज़रों से जवार को देख रही थी। जवार ने अंदर जाने का इशारा किया। अनाया अपने आप को संभालते हुए सामने ICU में चली गई। सामने वेंटिलेटर पर ज़ैनब बेगम नजर आईं। अनाया कांपती टांगों को घसीटती हुई आगे बढ़ी और वहां पर रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गई। 2 नर्सें वहां पर खड़ी हुई थी। मामा। अनाया ने ज़ैनब को पुकारा। कांपती आवाज़ में उसने 2 बार माँ को पुकारा और अपने हाथों में उनका हाथ ले लिया। मामा उठें, मुझसे बात करें। अनाया अपना सर माँ के हाथ पर टिकाकर रोते हुए बोली। मामा प्लीज़ उठें ना। देखें, मैं अनाया, आपकी यानी आ गई हूँ, अब मुझसे बात तो करें। देखें, मैं पिछले 10 सालों से बिल्कुल अकेली थी। काश मुझे पता होता मेरी माँ जिंदा है, मैं 1 मिनट भी आपसे दूर ना जाती। मामा उठें। अनाया रोते हुए बोली, पर ज़ैनब बेगम वैसे ही लेटी रहीं। अच्छा, आई एम सॉरी, अब मैं नहीं रूंगी, पर आप उठें, फिर ना मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। मैंने क्या क्या किया इन सालों में, मैं सब कुछ बताऊंगी।
आपको पता मेरी शादी हो गई आपकी अनाया की, और आपको पता मैं आपकी डायरी भी पढ़ कर आई हूँ। मैंने ना सबसे लड़ाई भी की और सबको बहुत सारा डांटा। आपको पता है अनाया कुछ बोलने वाली थी पर ज़ैनब बेगम को बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव ना पाकर वो ज़ैनब बेगम के गले लग गई और ऊंची ऊंची रोने लगी। मत जाएं मामा, प्लीज़ ठीक हो जाएं, प्लीज़ अपनी अनाया अपने दानियाल के लिए ठीक हो जाएं। मामा प्लीज़ मुझसे बात करें, अनाया ऊंची ऊंची आवाज़ में रोते हुए बोली। नर्सेज आगे आईं और अनाया को दूर हटाने की कोशिश की। क्या है, मुझे मेरी अपनी मामा के पास रहना है, जाओ यहाँ से। अनाया उन्हें पीछे धकेलते हुए ऊंची आवाज़ में बोली। मामा उठें प्लीज़ मामा, अनाया सर उनके सीने पर टिकाते हुए बोली। तभी डॉक्टर और जवार अंदर आए। अनाया चलो इन्हें चेकअप करने दो। जवार अनाया को दूर हटाते हुए बोला, नहीं मुझे यहीं रहना है अपनी मामा के पास, तुम जाओ। अनाया जवार को दूर करते हुए बोली, पर जवार ज़बरदस्ती उसे बाहर घसीट कर ले आया। तुम बहुत बुरे हो, पहले तुमने मुझे कुछ बताया नहीं और अब अंदर भी नहीं रहने दे रहे। अनाया रोते हुए जवार को मारते हुए बोली। चुप मेरी जान चुप। जवार उसे गले लगाते हुए चुप करवाने लगा। अनाया टूट कर रोने लगी। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी। जवार खुद उसे चुप करवाते करवाते रो दिया। देखो मेरी तरफ, तुम रोने की बजाय दुआ करो, अपनी मामा की ज़िंदगी की दुआ। अल्लाह पाक सब ठीक कर देंगे। जवार उसे बेंच पर बिठाते हुए बोला। अनाया हिचकियाँ ले रही थी। जवार ने उसे पानी पिलाया। वो सूरतें पढ़ने लगी, अपनी माँ की ज़िंदगी के लिए दुआ करने लगी। आंखों से आंसू रवानगी से जारी थे। तभी तकरीबन सारी हवेली वाले वहाँ पहुँच गए। अनाया बेटा, शाजिया बेगम अनाया के पास आई। मेरे करीब कोई मत आना, मैं वार्निंग दे रही हूँ। अनाया ने उंगली उठाकर कहा तो वो वहीं रुक गए। मनाल दानियाल के पास आकर बैठ गई। मनाल ने दानियाल को पुकारा तो दानियाल ने सुर्ख आंखों से उसे देखा। मनाल दुआ करो मेरी माँ बच जाए, दानियाल ने रोते हुए कहा। उन्हें कुछ नहीं होगा, मनाल दानियाल के आंसू साफ करते हुए बोली। पिछले 2 घंटे से अनाया आईसीयू के दरवाजे के पास खड़े बार बार अंदर देख रही थी। तभी डॉक्टर दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। सभी उसकी तरफ लपके। कैसी हैं मेरी मामा, अनाया ने डरते हुए डॉक्टर से पूछा। आई एम सॉरी, हम लोग उन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर के अल्फाज सब पर बम की तरह गिरे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, मेरी मामा ऐसे मुझसे बात किए बिना कैसे नहीं। अनाया ऊंचा ऊंचा सांस लेते हुए बोली। भाई प्लीज़ देखो जाकर, ये सब झूठ है ना, अनाया ने दानियाल को रोते हुए कहा। दानियाल खुद सकते में था। मैं तो चाहता हूँ ये सब झूठ हो, पर ये सच है, दानियाल अनाया को साथ लगाते हुए बोला। बेटे आप जवार प्लीज़ तुम देखो जाकर, प्लीज़ हटिए आप। जवार प्लीज़ तुम जाकर देखो, देखो ना जाकर प्लीज़, अनाया जवार को झंझोड़ते हुए बोली। जब कोई कुछ ना बोला तो अनाया रोते हुए नीचे बैठ गई। तुम सब के सब मेरी माँ के कातिल हो। तुम सबको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, पहले पड़ा था ना, आज पड़ रहा है, अनाया रोते हुए बोली। दानियाल एक तरफ खड़ा रोए जा रहा था। मनाल उसके पास खड़ी थी। हैदर तुम सबको हवेली लेकर जाओ, मैं दानियाल और अनाया को लेकर चची के साथ आता हूँ, तुम सब जाकर इंतज़ाम करो। जवार अपनी आंखें साफ करता हैदर के पास आया। जवार ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। अनाया को लिए वो गाड़ी में बैठा। पीछे एम्बुलेंस में दानियाल अपनी माँ को लिए गांव जा रहा था। अनाया रोए जा रही थी। वो 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं हुई थी। जवार खुद अपने आंसू कोशिश के बावजूद नहीं रोक पा रहा था। 2 घंटों के सफ़र के बाद जवार हवेली पहुंचा। एम्बुलेंस से मैयत निकालकर हवेली के सहन में रखी गई। अनाया वहीं पास बैठी थी। वो बस ज़ैनब बेगम को देखे जा रही थी। सारा गांव इकट्ठा हो गया था। सबके लिए ये एक बहुत बड़ा शौक था। फिर भी वहाँ वो बैठी कुछ औरतें बातें बना रही थीं। अनाया के लिए इतना सब कुछ एक ही दिन में होना किसी शौक से कम नहीं था। अनाया वहाँ बैठी हुई यकटिक ज़ैनब बेगम को देखे जा रही थी। आंखों से आंसू जारी थे। सलमा बेगम उसे अपने साथ लगाए चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तो बिना आवाज़ रोए चली जा रही थी। दानियाल मर्दों वाली साइड पर एक कोने में खड़ा रो रहा था। रायान साहब उसके पास आए और उसे बिना कुछ बोले गले लगा लिया। 3 घंटों बाद ज़ैनब बेगम को गुस्ल वगैरह दे दिया गया था। जवार दानियाल और हवेली के मर्दों के साथ मैयत को ले जाने के लिए अंदर आया। अनाया पिछले 3 घंटों से वहीं बैठी हुई थी। वो होश में तब आई जब ज़ैनब बेगम को उठाया गया और वो लोग लेकर जाने लगे। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरी मामा सो रही हैं, वो जब उठेंगी तो मुझे उनसे बातें करनी है। भाई मामा को नीचे रखो, अनाया दानियाल को कंधे पर मुक्का मारते हुए बोली। अनाया को सलमा बेगम और शाजिया बेगम ने पकड़ कर अलहदा किया।
वो लोग ज़ैनब बेगम को लेकर चले गए। मत ले जाओ, मेरा दिल फट जाएगा, मत लेकर जाओ। मामा मामा, अनाया ऊंची आवाज़ में रोते हुए बोली। आखिर वो और ना सह पाई और वहीं सलमा बेगम के हाथों में झूल गई। वो बेहोश हो चुकी थी। सारे मर्द ज़ैनब बेगम को दफनाने के बाद वापस हवेली आ चुके थे। यहाँ पर ज़ैनब बेगम के मरने का ज़्यादा दुख सिर्फ उन्हें हुआ था जो उनसे प्यार करते थे। बाकी सब तो वैसे ही दिखाने के लिए बैठे थे। सुलेमान साहब अपने कमरे से सिर्फ थोड़ी देर के लिए निकले थे, फिर वो अंदर दोबारा जाकर बंद हो गए। अनाया अभी भी बेहोश थी। वो तेज़ बुखार में तप रही थी। राहील उसे चेक करके जा चुका था। रात के 11 बज चुके थे। सभी एक इंतहाई मुश्किल दिन के बाद अब अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। दानियाल 2 बार अनाया को देखने उसके कमरे में आया था, पर वो सो रही थी। बुखार उतरा तो नहीं, पर कम हो चुका था। अभी राहील ने उसे ज़हनी सुकून के लिए इंजेक्शन लगाया था। सलमा बेगम बहुत देर अनाया के पास बैठी रहीं। जब जवार कमरे में आ गया तो वो भी सोने चली गई। जवार कमरे में आते ही बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। चच्ची जान, मैं बहुत बुरा हूँ। आप बार बार कहती रही अनाया से मिलवाओ, अनाया से मिलवा दो, अनाया से मिलवा दो। और मैंने क्या किया? मैं तो सही मौके की तलाश में रहा। मौका चला गया और साथ आप भी चली गई। मैं आपका और अनाया का मुजरिम हूँ। इसके लिए शायद मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। जवार बालकनी में खड़ा ऊपर आसमान की तरफ देखता बोले जला जा रहा था। तभी कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आई। जवार जल्दी से अंदर गया। अनाया साइड टेबल से पानी लेने की कोशिश कर रही थी, पर कमज़ोरी की वजह से गिलास पकड़ा नहीं गया और वो ज़मीन पर गिर गया। अनाया, रुको, मैं देता हूँ। जवार ने उसे ठीक से बिठाया और अपने हाथों से पानी पिलाने लगा। तुम ठीक हो? जवार ने उसे सीधा बिठाकर पूछा। वो कुछ ना बोली, बस जवार को देखती रही। मुझे पता है ये वक्त बहुत मुश्किल है। अगर मैं तुम्हें चची से मिलवा देता तो शायद मेरे अंदर का गिल्ट कम होता, मगर ये मेरी गलती है। मैं सब कुछ चाहते हुए भी ना मिलवा सका। मुझे माफ़ कर दो। जवार अनाया के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जवार, जो होना था वो हो गया। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। ऐसे हाथ जोड़कर मुझे और ज़्यादा दुखी मत करो। अनाया ने अपने हाथों से जवार के हाथ नीचे की और जवार के सीने से लग गई। जवार ने अनाया के माथे पर हाथ रखा तो वो गर्म महसूस हुआ। जवार ने पास पड़ी दवाई अनाया को खिलाई और बेड पर लिटा दिया। अनाया खामोशी से ऊपर छत को तके जा रही थी। जवार भी अपनी साइड पर आट कर लेट गया। अनाया ने बिना कुछ बोले जवार के सीने पर सर रख दिया और उसने एक मुहाफिज की तरह अपने दोनों बाजुओं का घेरा तंग कर दिया। जवार, अनाया होले से बोली। हाँ बोलो मेरी जान। जवार उसके बालों में हाथ चलाते हुए बोला। ऐसा क्यों हुआ? अगर अल्लाह पाक ने मामा को जिंदा रखा हुआ था तो मैं क्यों नहीं मिल पाई? पिछले 10 सालों से जिसे मैं मरा हुआ सोचकर सब्र कर रही थी, आज अचानक वो मेरे सामने आ गई, और वो भी किस हालत में। अनाया की आवाज़ भारी हो गई और आंखों से आंसू जारी हो गए। अनाया, इस दुनिया में होता वही है जो अल्लाह चाहता है। हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, पर होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। चची जान का 10 साल पहले बच जाना, फिर उनका 10 साल कोमा में रहना, 1.5 महीने पहले उन्हें अचानक होश आ जाना, मेरा तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी करना, मुझे तुम नापसंद करती थी, तब मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता था। फिर मुझे पता चला कि चची को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, पर ये जलाल वाला केस आ गया। मेरा इरादा था तुम्हें 1-2 दिन में बताने का, पर आज ये सब कुछ हो गया। ये सब अल्लाह पाक की मर्जी थी। जवार बोल रहा था और अनाया खामोशी से सुन रही थी। मैं हूँ ही बदकिस्मत, अनाया रोते हुए बोली। नहीं अनाया, अगर बदकिस्मत होती तो अपनी माँ के आखिरी वक्त में उनके पास नहीं होती। जवार ने उसके सर पर कंबल सही करते हुए कहा। अब सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अनाया की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। जवार ने दवाई में सोने की दवा भी मिलाई थी। जवार ने अनाया के सर पर बोसा दिया और अपनी आंखें भी बंद कर ली। दानियाल सुबह सुबह ज़ैनब बेगम की कब्र से होकर आया था। उसके चेहरे पर बहुत सुकून था। अनाया को देखने वो उसके कमरे में आ गया। जवार अनाया को बिठाकर नाश्ता करवा रहा था, जो कि वो बहुत मुश्किल से कर रही थी। दानियाल अंदर दाखिल हुआ। जवार उठकर साइड पर खड़ा हो गया। दानियाल अनाया के पास बैठ गया। कैसी है मेरी गुड़िया? दानियाल ने अनाया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। दानियाल भाई, आपकी गुड़िया बहुत टूटी हुई है, बिल्कुल कांच की तरह टूटकर बिखरी हुई है। अनाया रोते हुए बोली। नहीं अनाया, तुम रोगी नहीं, मामा को बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पता है ना, वो हमारे लिए परेशान रहती थी। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती थी। मैं जब भी उनसे मिला वो हमेशा पूछती थी, अनाया मुझे याद करके रोती तो नहीं थी?
दानियाल अनाया के आंसू साफ करते हुए बोला। जवार कुर्सी घसीट कर बैठ गया। दानियाल भाई, मुझे लगता है कल हवेली में जो भी हुआ उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अनाया साइड टेबल से डायरी निकाल कर ले आई। क्या हुआ था कल? दानियाल ने हैरानगी से पूछा। अनाया, अभी रहने दो, किसी और दिन बता देना। जवार ने रोकने की कोशिश की। तुम बताओ मुझे, दानियाल ने अनाया से कहा। और फिर अनाया ने हर एक बात दानियाल को बता दी जो जो उस डायरी में पढ़ी थी। दानियाल हैरानगी से अनाया के मुंह से यह सब कुछ सुन रहा था। फौरन बेड से खड़ा हो गया। उफ मेरे अल्लाह! दानियाल ना में सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। आज ही बताने की क्या ज़रूरत थी? जवार भी गुस्से में बाहर निकल गया। मनाल मनाल! दानियाल नीचे आते ही ज़ोर ज़ोर से मनाल को आवाज़ें देने लगा। मनाल जो दादाजी के कमरे में थी फ़ौरन बाहर दानियाल के पास आई। फ़ौरन से कमरे में जाओ और मेरा और अपना सामान पैक करो, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, दानियाल ने ऊंची आवाज़ में कहा। पर हुआ क्या? मनाल ने पूछा। तुम्हें मेरी एक बार में बात समझ नहीं आती? जो बोला है वो करो, जाओ और जाकर सामान पैक करो। दानियाल गुस्से से चिल्लाया तो मनाल डरकर कमरे में चली गई। क्या हो गया दानियाल? क्या शोर मचा रखा है? दादाजी अपने कमरे से बाहर निकले। मुझे आप सबसे कोई बात नहीं करनी, बस आप ये समझ लीजिए जैसे मेरी माँ मर गई थी वैसे ही आज से मैं और मनाल आप सबके लिए मर चुके हैं। मैं ये हवेली छोड़कर जा रहा हूँ, दानियाल गुस्से से बोला। तभी अनाया भी नीचे आई। दानियाल बेटे, ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हो? राबिया बेगम आगे बढ़ी। चची, मुझे इस वक्त किसी से कोई भी बात नहीं करनी, दानियाल बदतमीजी से बोला। तभी मिनाल बैग्स पैक करके नरगिस के साथ नीचे आई। अनाया, तुम भी चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें इन बेहिस लोगों के पास नहीं छोड़ सकता। दानियाल अनाया के पास आया। भाई, मुझे ऐसे लोगों से लड़ना खूब आता है, और वैसे भी ये हवेली अब मेरे बाप दादा की नहीं रही, बल्कि मैं इस हवेली में बस जवार की बीवी की हैसियत से रहूंगी। आप भी जानते हो जवार के होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनाया मुस्कुराते हुए बोली। ये क्या हो रहा है? कोई मुझे भी बताओ। दानियाल बेटे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? दादी जान बोली। अगर मुझे अपनी माँ के साथ हुए जुल्म का पहले पता होता ना, तो मैं अपनी माँ को कभी भी इस हवेली में ना लाता, बल्कि वहीं शहर में दफना आता। चलो मनाल, दानियाल आगे बढ़ते हुए बोला। दानियाल, क्या हो गया है? ऐसा कदम मत उठाएं। मनाल ने दानी को हाथ से पकड़कर रोका। मनाल, अगर तुम अभी मेरे साथ ना गई, खुदा की कसम बहुत पछताओगी। मैं दोबारा कभी तुम्हें नहीं अपनाऊंगा, दानियाल ने सख्त लहजे में कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। तो ठीक है, जाइए, मैं नहीं आऊँगी। आपको जो करना है कर ले, मगर मैं अपने माँ बाप को हमेशा के लिए नहीं छोड़ूंगी। मनाल ने अपना हाथ छुड़वाया। दानियाल हैरानगी से अपना खाली हाथ देखता रह गया। सभी परेशानी से सब कुछ देख रहे थे। समझ गया, तुम मेरे साथ इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे पास ये बड़ी हवेली नहीं है, ज़मीन जायदाद नहीं है। तो ठीक है मिस मिनाल साहिबा, आज अभी से हमारे सब रिश्ते ख़त्म, दानियाल सख्त लहजे में बोला और अपना बैग लिए बाहर निकल गया। सभी हैरानगी से ये सब कुछ देख रहे थे। राबिया बेगम बेहोश हो गई। मिनाल नम आंखों से उसी रास्ते को देख रही थी। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। अनाया बाहर को भागी। दानियाल गाड़ी में बैग रख रहा था। उफ भाई, आपने मनाल भाभी के साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें तो इतना बड़ा दुख मत दो। अंदर आओ और उसे साथ लेकर जाओ, चलो। अनाया दानियाल का बाजू खींचते हुए बोली। अनाया, मैंने कुछ नहीं किया, उसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे जाने दो, इस हवेली में एक पल भी काटना मुश्किल है। दानियाल बाजू छुड़वाते हुए बोला। मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगा, जब तुम्हारा दिल चाहे मिलने आ जाना। अपना ख्याल रखना, और ये सब सांप हैं, इन सब से बच कर रहना। दानियाल ने अनाया को साथ लगाया। मनाल कमरे की खिड़की से खड़ी सब कुछ देख रही थी। ओके भाई, आप भी अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, अनाया मुस्कुराते हुए बोली तो दानियाल भी मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गया। अनाया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्ही ने दानियाल को सब बताया है। तुम्हारी वजह से हम अलग हुए हैं, और हर बार तुम्हारी वजह से ही मसले होते हैं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की खुशियाँ बर्बाद कर दूँगी। आई हेट यू। मनाल गुस्से में सब चीज़ें फेंक रही थी। एक हफ्ते के बाद जवार अनाया से बोला। अनाया, मुझे लगता है कि उसी जगह जाना चाहिए जहाँ चची को कैद रखा गया था। जवार अनाया बैठकर सब डिस्कस कर रहे थे। तभी जवार ने एडवाइस दी। हाँ, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। अनाया ने भी हाँ कह दी। चलो फिर तैयार हो जाओ, मैं बाकी टीम को भी बुलवाता हूँ। अनाया और जवार तैयार होकर नीचे आए। हैदर पहले ही गाड़ी के पास खड़ा था। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? राबिया बेगम ने पूछा। काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, जवार ने जवाब दिया। अनाया साथ खड़ी दानियाल के मैसेज का रिप्लाई दे रही थी। जवार, काम तुम्हारा होता है और बीवी को हर जगह ले जाने का क्या तरीका है? क्या हवेली में ये रिवाज नया निकाला है तुम लोगों ने?
जहाँ जाओ वहाँ बीवी को साथ लेकर जाओ। राबिया बेगम काफ़ी सख्त लहजे में बोली तो अनाया ने हैरान होकर उन्हें देखा। नहीं चची, अनाया के काम से जा रहे हैं। जवार ने बात संभालना चाहिए। तुम चुप रहो। अनाया तुम चलो, किचन में बहुत काम है, 1-2 घंटे के बाद चले जाना। राबिया बेगम अनाया का हाथ पकड़कर अंदर किचन में ले गई और काम करने का कहा। अनाया चुपचाप काम करने लगी। जवार सलमा बेगम के कमरे में गया। मेरी बेटी का घर बर्बाद करके खुद अयाशियाँ करने चली है। अब बताऊंगी, एक भी दिन सुकून से नहीं जीने दूंगी तुम्हें मैं। राबिया बेगम अपने दिल में सोच रही थी। तभी मनाल किचन में दाखिल हुई। वाह भाई वाह, आज तो किचन के भाग खुल गए। मिस अनाया हमारे किचन में काम कर रही हैं, नहीं तो इन्हें सवाई चुगली करने के आता ही क्या है। मनाल ने तीखे लहजे में कहा तो अनाया के हाथ रुक गए। अनाया बेटा आप जाओ, जवार बाहर इंतज़ार कर रहा है, सलमा बेगम ने आते ही कहा। अनाया बाहर चली गई और सलमा बेगम बिना कुछ बोले किचन से बाहर निकल आई। इनके बहू के तो अलग ही रोल हैं। आई बड़ी महारानी। मामा आप इस अनाया से बात नहीं करेंगी, इसकी वजह से दानियाल हवेली छोड़कर गए हैं। मनाल रोते हुए राबिया बेगम के पास आई। छोड़कर जाने वाला था तो तुम उस दिन उसके साथ क्यों नहीं गई? मुझे तो तुम्हारी सोच पर हैरानगी हो रही है, राबिया बेगम डांटते हुए बोली। पहले हम दोनों हवेली को आप सबको हमेशा के लिए छोड़कर तो जाने वाले नहीं थे। मुझे लगा मैं ऐसा बोलूँगी तो दानियाल रुक जाएंगे, पर वो चले गए। मनाल अपना मुंह साफ करते हुए बोली। पागल हो तुम, चलो मेरे कमरे में। राबिया बेगम मनाल को किचन से लेकर बाहर निकली। अनाया, जवार और हैदर अब उसी जगह पर मौजूद थे जहां जैनब बेगम को लाया गया था। जवार की टीम अली के साथ आ चुकी थी। मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ की हर चीज़ छान मारो, कमरा हर जगह देखो, कुछ भी मिले मेरे पास लेकर आओ। चलो जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। जवार ने सबको काम पर लगाया। सभी एक एक कमरे में घुस गए। अनाया नम आंखों से यहाँ वहाँ देख रही थी। अनाया, क्या तुम्हें वो कमरा याद है? जवार ने अनाया की तरफ देखकर पूछा। हाँ, मैं वो कैसे भूल सकती हूँ। अनाया ने हाँ में गर्दन हिलाई। ऊपर वाले फ्लोर का 3C कमरा है। अनाया ने ऊपर सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर वो दोनों ऊपर चले गए। ये जगह एक बंद होटल था जो आज से 10 साल कबल नाजायज़ कामों की वजह से बंद हो चुका था और आज तक वहाँ कोई नहीं आया था क्योंकि यहाँ बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। लोगों का मानना था कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत है, पर सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता था। ये होटल गांव के आखिरी सिरे पर बना हुआ था। जवार ने अनाया का हाथ पकड़कर कमरा खोला। दोनों अंदर दाखिल हुए तो अंदर बहुत अंधेरा था। अनाया डरकर जवार के साथ लग गई। जवार ने जल्दी से मोबाइल की लाइट ऑन की। वहाँ बहुत गंदगी थी, हर तरफ जाले लगे हुए थे और धूल थी। जवार ने हाथ में पकड़ी ट्यूबलाइट को ऑन करके अनाया को दिया। चलो तुम वहाँ ढूंढो, मैं इस तरफ देखता हूँ। अनाया एक तरफ चली गई। चीज़ें इधर उधर करके देखने लगी मगर कुछ भी ना मिला। नीचे भी सभी ढूंढ रहे थे मगर किसी को कुछ नहीं मिला। 1 घंटा हो गया था, किसी के हाथ कुछ ना लगा। अनाया बोली, 1 घंटा हो गया, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, पता करो नीचे कुछ मिला कि नहीं। जवार निगाह दौड़ाते हुए बोला। अकेली नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अनाया ने ना में सर हिलाया। एक तो तुम्हारा ये डर, चलो चलते हैं। जवार अनाया को लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके पैर थम गए। दरवाजे के पास कुछ पड़ा हुआ था। जवार उसकी तरफ गया। कुछ मिला है वहाँ पर। अनाया भी उसके पास पहुँच गई। ID कार्ड। जवार ने हाथ में पकड़े हुए कागज़ के टुकड़े को देखकर हैरानगी से कहा, यह किसका हो सकता है? तस्वीर देखो। अनाया ने जवार के हाथ से लेकर कार्ड को साफ किया। कुछ नज़र नहीं आ रहा। चलो नीचे, इस पर हम बाद में बात करते हैं। जवार ने कार्ड जेब में डाल दिया। उफ, एक तो ये इतना डरावना है। अनाया बिल्कुल जवार के साथ लगकर चल रही थी। जवार को शरारत सूझी। चूहा चूहा, जवार जोर से चिल्लाया। आह, कहाँ है कहाँ है? अनाया इधर उधर उछलते हुए बोली। जवार का कहकहा बुलंद हुआ। अनाया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी डरपोक हो। जवार पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगा। तुमने मेरे साथ प्रैंक किया, दूर रहो, अब मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं। अनाया गुस्से से जवार को धक्का देते हुए नीचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। ध्यान से जाना, दोबारा चूहा ना आ जाए। जवार दोबारा से हंसते हुए बोला। अनाया मुंह बनाकर नीचे चली गई। रुको, मैं आ रहा हूँ। जवार भी पीछे पीछे चला आया। सर, एक बहुत अहम चीज़ मिली है। साथ भागते हुए जवार के पास आया। तब तक बाकी सब भी इकट्ठे हो चुके थे। क्या मिला? जवार सीरियस होकर बोला। सर, मैं 5A में देख रहा था, वहाँ पर ये पिस्तौल मिली। साद ने पिस्तौल आगे करते हुए कहा। ये तो बहुत कदीम ज़माने की लग रही है, बहुत पुरानी है। जवार ने पिस्तौल हाथ में पकड़ते हुए कहा। खैर, और किसी को कुछ मिला? जवार ने सबकी तरफ देखकर पूछा।
नहीं सर, और किसी को तो कुछ नहीं मिला। सब ने नाम में सर हिला दी। चलो फिर यहाँ से निकलते हैं, जवार पिस्तौल संभालते हुए बोला और सभी बाहर निकल आए। हैदर और अली, तुम दोनों सुल्तान को देख कर आओ और पूछो, शायद कुछ मालूम हो जाए। ऐसा करना, आज रात वहीं रुक जाना। जवार ने दोनों को जाने का कहा और खुद गाड़ी में बैठ गया। उफ, ये भाई बिना हर दफ़ा मेरा प्लान फेल कर देते हैं, हैदर मुंह बनाकर बोला। कौन सा प्लान? अली गाड़ी चलाते हुए बोला। यार, हानिया के साथ मूवी देखने का प्लान था, सोचा 2 पल एक साथ बिता लेंगे। जब से निकाह हुआ ढंग से बात भी नहीं की, मगर ऐसा हो सकता है जब तक जवार भाई की यहाँ पोस्टिंग है। मैं तो दुआ करता हूँ जल्दी जल्दी जवार भाई की पोस्टिंग कहीं और हो जाए। खुद तो भाभी के साथ खूब वक्त गुजारते हैं और मेरी बारी पर काम याद आ जाता है। हैदर काफ़ी भड़का हुआ था। हैदर, हद करते हो, जवार जो भी कर रहा है वो सब मिशन से रिलेटेड है। सुल्तान के पास भी उसने कुछ सोच कर ही भेजा है, क्या पता हमें कोई बात ही पता चल जाए। और यार, सारी ज़िंदगी पड़ी है, जितना दिल करे उतना वक्त हानि के साथ बिताना, पर अभी पहले काम कर लो। अली हंसते हुए हैदर के शिकवे पर बोला तो हैदर का मुंह फिर भी बना रहा। बॉस, वो आज एक होटल पर गए थे और ख़तरे की बात यह है कि उन्हें वहाँ से एक पिस्तौल मिली है, और दूसरी अहम बात, उनमें से 2 लड़के किसी खंडरनुमा जगह पर गए थे। मैंने 2 आदमी उनके पीछे लगा दिए थे, वो दोनों अब वापस आने वाले ही होंगे। वहाँ पर खड़ा एक नौकर जलाल को सब कुछ बता रहा था। जो भी तुम्हें खबर दे रहा है वो आदमी भरोसे का तो है ना? ये ना हो सब प्लान चौपट हो जाए। जलाल अपनी पिस्तौल को साफ करते हुए बोला। बॉस, मैंने उन्हीं के एक बंदे को मिला लिया था और वही सारी खबरें दे रहा है, आप बेफिक्र हो जाएं। नौकर शातिराना अंदाज में बोला। बहुत खूब, काफ़ी काम के आदमी हो, इसका इनाम ज़रूर मिलेगा। बाहर जाओ, गुल खान से ले लो। जलाल उसकी तारीफ करके उसको जाने का हुक्म देकर पीछे मुड़ा। हाँ, जवार शाह, मेजर जवार शाह, तुम जो प्लान बना रहे हो ना, सारे का सारा ख़राब ना कर दिया तो नाम बदल देना। तुम्हें तुम्हारे ही प्लान में ऐसा फंसाऊंगा और अनाया को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगी। जलाल नफ़रत भरे अंदाज में बोला। अनाया, मेरी बात सुनो। जवार अनाया को रोक रहा था पर अभी भी वो गुस्से में थी। वो बिना रुके तेज़ तेज़ चलती कमरे में आ गई। अरे बेगम, सुनो तो। जवार मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ। अनाया शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को कैचर लगा रही थी। जवार उसके पीछे आ खड़ा हुआ। दोनों का अक्स शीशे में देखा। बेगम, क्या मेरा इतना भी हक नहीं मैं तुम्हें थोड़ा सा डरा सकूं? जवार ने अनाया को पीछे से हक किया और ठोरी कंधे पर रख दी। अनाया कुछ न बोली और अपने काम में मसरूफ़ रही। मेरे होते हुए तुम्हारा ध्यान किसी और काम पर हो, ऐसा मुझे मंजूर नहीं। जवार ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी कमर के गिर्द दोनों हाथ बांध लिए। मुझे मत बुलाओ, अनाया मुंह बनाकर बोली। अपनी जान से बात करने के सिवा मेरे पास कुछ काम नहीं। मैं तो हर वक्त अपनी बेगम की बातें सुनना चाहता हूँ। जवार ने पीछे से अनाया के बाल खोल दिए। क्या है जवार, मत करो, अनाया ज़ोर से चिल्लाई। हाय, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना प्यारा लगता है। अब तो बस यही सुनते सुनते सांसें भी थम जाएं तो कोई गम नहीं। जवार मुस्कुराते हुए बोला। ऐसे मत बोलो, अब किसी अपने को खोने की हिम्मत नहीं है। पहले ही मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं, ऊपर से तुम हर वक्त ऐसी बातें करते रहते हो। जवार की बात कर अनाया बुरा मान गई और नम आंखों से बोली। अरे मेरी जान, सॉरी। जवार ने उसे गले से लगा लिया। अनाया ने अपने दोनों हाथ जोर से जवार की कमर के गिर्द लपेट ली। जवार ने भी उसे अपने अंदर समो लिया।